हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर राइट स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का 2020 में आया हुआ जो नया सिलेबस है 12th कॉमर्स वालों का मैथ्स। पहला चैप्टर हमने शुरू किया मैथमेटिकल लॉजिक। भले हम लोग अब पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे। साइंस का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, अब कॉमर्स के पीछे पड़े हैं। आप लोगों के लिए मैथ्स लेकर आ रहा हूं मैं। लास्ट लेक्चर आपने देखा था एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। उसके अंदर जो 1.1 के अंदर 25 क्वेश्चन है, साथ में बेसिक से साथ मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे। आज इस लेक्चर में हम लोग 11वां क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन से लेकर 25th क्वेश्चन तक पूरे जो क्वेश्चन देखेंगे। ये जो पहला एक्सरसाइज है 1.1, इसके अंदर बोला गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। ये जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं, कौन से नहीं है। अगर नहीं है या है तो जस्टिफाई करो आंसर, और अगर स्टेटमेंट है तो राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ट्रू या फॉल्स है। तो इसका पूरा बेसिक मैंने बहुत मेहनत से आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो अब भी जाके देख लीजिए, पहले उसको देखिए उसके बाद ये देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट है चैनल पर, प्लेलिस्ट में चले जाओ 12th कॉमर्स की, वहां से आप देख सकते हैं। तो आओ चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या ये सही है? थोड़ा सा कंसेप्ट देखना चाहिए। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस बी आई इस तरह से होता है, जिसमें एक रियल नंबर होगा ए और एक बी आई। ये जो इमेजिनरी नंबर है, एक रियल और एक इमेजिनरी मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ओके, तो हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या? नहीं। सपोज ये 3 है तो ये रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा? जब इस तरह से होगा, 3 + 4 है, उसमें आई आ जाए। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सही नहीं है, ये गलत है। तो देखो, अगर सही नहीं है, गलत है तो भी चलेगा। पहले तो हमें पहचानना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं। तो हम उसके लिए देखेंगे क्या ये क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी है, ओके, या कमांड यानी इंपरेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सा एक वाक्य है, वो भले सही है कि गलत वो बात की बात है, सीधा सा वाक्य है। तो हम इसको बोलेंगे दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। ओके, इसको हम हटा देते, समझने के लिए था। दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, ओके, एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू। जब भी कोई स्टेटमेंट हो तब उसकी ट्रुथ वैल्यू हम लिखते हैं इट्स ट्रुथ वैल्यू इज। अब देखो, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? एफ। फॉल्स है, ये गलत है। हो गया। आपको हमेशा 2 लाइन इस तरह से लिखनी चाहिए अगर स्टेटमेंट है तो। अभी 1 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी मराठी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। वो क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो क्या 1 प्राइम है? नहीं। 1 तो नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट होता है, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य होता है। कौन? 1। तो ये प्राइम नहीं है, ये गलत है। लेकिन देखो, ये क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी है, कमांड है, नहीं है ना कुछ ऐसा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि पहले तो बोलेंगे दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इस तरह से बोलेंगे, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। एंड दूसरी लाइन बोलेंगे इट्स ट्रूथ वैल्यू। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है? ये 1 इज अ प्राइम नंबर, ये फॉल्स है, तो एफ, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर इसमें से होते हैं जो अपने आप के टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते। और 1 जो होता है वो प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता। ठीक है, लिखने का पैटर्न सीख लो। मैं अब हर बार शॉर्ट में लिखूंगा, आपको पूरा इतना लिख के नहीं दूंगा। विद द सनसेट द डे एंड्स। सूर्यास्त होने के बाद दिन खत्म हो जाता है। सच बात है, क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी कुछ नहीं है। तो आप लिखोगे दिस, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट है, ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट। एंड विद, अब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, सच है कि झूठ है? कि सनसेट होने के बाद, सूर्य डूबने के बाद दिन खत्म हो जाता है, तो सही बात है, डे एंड्स, तो ये इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा। इसको लिखोगे कैसे? दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना। अब देखो, ये 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। ये फैक्टोरियल क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक भी बताते जाता हूँ। सपोज 3 फैक्टोरियल, तो हम ऐसे करते हैं 3 × 2 × 1, इसको कम करके मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक कम करते हैं। 3, फिर एक कम किया 2, फिर एक कम किया 1, और मल्टीप्लाई करना। तो कितना आता है? 3 × 2 = 6, 1 = 6, इसका आंसर 6 आता है।
तो ऐसे ही अगर 0 फैक्टोरियल होगा ना उसका वैल्यू 1 होता है। ओके लेकिन 1 फैक्टोरियल होगा ना तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 1 का 1 तक मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है फैक्टोरियल। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने सीखा होगा लास्ट ईयर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है ना वहाँ पर सीखा होगा आपने 11th में। तो ये 1 फैक्टोरियल 0 ये गलत है, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये इस तरह से भी फैक्टोरियल होता है। तो ये गलत है, बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। देखो मैंने बताया ट्रू या फॉल्स कुछ भी होगा तो स्टेटमेंट रहेगा ही। सो हम इसको लिखेंगे दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट एंड इज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब देखो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, 3 + 5 8, 8 ग्रेटर है 11 से, 8 11 से बड़ा हो जाएगा, नहीं ना, गलत है, झूठ है, फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट है तो आप लिखोगे दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज फॉल्स। लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ओके, अब देखो द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इरेशनल क्या होता है, देखो वो सारे नंबर जैसे रूट में होंगे √3, √7 या क्यूब रूट ऑफ 4, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। इसी के साथ जो पाई होता है ये भी इरेशनल होता है। पाई भले 22/7 हम लेते हैं बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं हो पाई है, 3.14159 इस तरह से आते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए पाई को इरेशनल माना जाता है। और ये जो है ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, कमांड नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ओपन सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। हाँ ये ट्रू है, सही बात है। आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, फुल फॉर्म में लिखना है आंसर, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, अगले देखते हैं क्वेश्चन। अब आगे देखो 17th क्वेश्चन। अब हमने 16 तक कर लिया, 25 क्वेश्चन से मैंने आपके सामने दिया है। टेक्स्ट बुक अपने साथ रखो, नहीं भी होगा तो क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया। ये देखो दो ही बातें पहचानी है, जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। स्टेटमेंट नहीं कब होगा, जब वो इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कमांड यानी इंपरेटिव ऑर्डर या इस तरह से रिक्वेस्ट हो, या ओपन सेंटेंस हो। यही 4 केस है। फटाफट देखो, x² - y² x + y × x - y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू r। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो x और y यानी बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, x और y रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं है, i नहीं है, रूट में निगेटिव नहीं है। तो ये देखो ये फॉर्मूला है, x² - y² x + y × x - y एक फॉर्मूला होता है। जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं या मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हम बोलेंगे उसको, वो हमेशा स्टेटमेंट रहेंगे और ट्रू रहेंगे। सो यहाँ पर सीधे हम लिखेंगे दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इस तरह से आपको लिखना है। इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट टी, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक फॉर्मूला है अपने आप में। अब अगला देखो यहाँ पर 18 वाला क्या दिया, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये भी एक सेंटेंस है। सो दिस सेंटेंस, अब इसको शॉर्ट में मैं आपको बताया तो स्टेटमेंट लिख दो सीधा, इस तरह से लिखना। आप क्या लिखो, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है क्योंकि क्वेश्चन वगैरह कुछ है नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है। ओके, और द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब ट्रू है कि फॉल्स वो देखते हैं। नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, जो हाफ हाफ कर सकते हैं 2 के टेबल में आता है। और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर अभी मैंने आपको बताया था 2 3 5 7 11, जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो इवन नंबर ये होता है, ये इवन होता है और ये प्राइम होता है। तो कौन है जो दोनों में है, देखो सिर्फ 2 है जो दोनों में है। तो ये जो 2 है वो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है। सो द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो सही बात है, इसलिए हम इसको ट्रू बोल देंगे। कैसे लिखोगे, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। 2 कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। कोप्लेनर लाइन मतलब क्या होता है, देखो अगर हम लोग कोई एक बुक ले लें इस तरह से, ये एक बुक ले लेते हैं हम लोग, एंड इस बुक के अंदर, ये बुक एक प्लेन है समझो इस तरह से, इस बुक के अंदर 2 लाइन से समझो, एक इधर से लाइन है, ओके, और एक ये लाइन है, दिख रही है आपको, 2 लाइन से समझो, इस तरह से समझो, एक ब्लैक लाइन और एक ग्रीन लाइन, ये दोनों लाइन ये एक ही प्लेन में है। अगर कोप्लेनर है तो देखो ये इस तरह से अगर होगा तो हम पैरेलल बोलेंगे। देखो अगर इस तरह से है, दोनों तो एक ही दिशा में जा रहा है तो हम बोलेंगे पैरेलल है। लेकिन अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा दोनों लाइन,
ये देखो ये ग्रीन वाली आगे जाके इसको कट कर देगी, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर समझो ये यहाँ पर लाइन है, अरे ये लाइन यहाँ पर है, और एक ब्लैक वाला देखो बुक के ऊपर लाइन है, तो ये दोनों कोप्लेनर नहीं है। ओके, ये कोप्लेनर नहीं है, एक ऊपर है और एक यहाँ है, तो ये कोप्लेनर नहीं है। एक ही प्लेन में है तो ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर में पैरेलल भी हो सकता है इस तरह से दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं इस तरह से। देखो दोनों की दिशा एक ही रहेगी, कभी दूसरे को कट नहीं करेंगे। और अगर ऐसे रहा, एक का डायरेक्शन चेंज रहा, तो वो कट भी करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि टू कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। तो हम क्या बोलेंगे? देखो ये क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ओपन सेंटेंस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, जो मैंने अभी करके दिखाया कि हाँ वो पैरेलल भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। अगला देखो 20, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। यानी क्या कि 7 लड़कियां हैं इस तरह से, समझो ये 7 गर्ल्स है इस तरह से। ओके, और इनको फोटो लेने के लिए एक साथ लाइन में अरेंज किया, तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा? तो ये 11th में परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। कभी भी याद रखो कि 7 गर्ल्स को अगर लाइन से इस तरह से खड़ा कर दिया जाए उनका फोटो लेने के लिए, ओके इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका फोटो लेने के लिए 7 गर्ल्स को लाइन से खड़ा किया जाए, तो इनका जो परम्यूटेशन होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है, 7 गर्ल्स है तो 7 फैक्टोरियल होता है। और ये वही दिया हुआ है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो अब क्या होगा? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7। ये सही दिया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चल रहा है? तो 11th में परम्यूटेशन चैप्टर में आपने सीखा है ना? नहीं सीखा? रिवाइज करो जाके, मैंने परम्यूटेशन चैप्टर 11th का सिखाया हुआ है, वो आप देखो प्लेलिस्ट में। और मैं भी बता भी रहा हूँ ना कि भाई 7 लड़कियां हैं, उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? तो 7 लड़कियां तो 7 फैक्टोरियल, अगर 5 लड़कियां होती 5 तो 5 फैक्टोरियल। ओके, इसको सॉल्व कैसे करते हो पता है ना? 7 फैक्टोरियल होगा तो कैसे सॉल्व करना? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और फिर मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ठीक है, समझने के लिए था, मेन आंसर यही है कि इतना ही लिखना, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। देखो इस तरह से 2 लाइन लिखना, शॉर्ट में दे रहा हूं आपको। गिव मी अ कंपास बॉक्स, गिव मी अ कंपास बॉक्स क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर। तो ये ओपन सेंटेंस है, तो आप लिखोगे कि दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट नहीं है। ओके, एंड स्टेटमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज एन इंपरेटिव, या कमांड लिख सकते हो, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? इस तरह से रीजन लिख सकते हो कि ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये इंपरेटिव है। इंपरेटिव मतलब कमांड होता है, कमांड के अंदर भी ये ऑर्डर दे रहा है, कंपास बॉक्स दो अपना। ठीक है, ब्रिंग द मोटर कार हियर, मोटर कार यहां पर लेके आओ, तो ये भी तो इसी तरह से। तो यहां पर जो इसका आंसर था यही यहां लिख दो, क्योंकि ये भी कमांड है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन इंपरेटिव स्टेटमेंट। ओके, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब आज टुडे, ये टुडे क्या है? ये जून का महीना है कि अगस्त है कि दिसंबर है कि फरवरी है? पता ही नहीं। अगर जुलाई का महीना हो, अगस्त का महीना हो टुडे, तब बारिश हो सकती है। लेकिन अगर जनवरी का महीना, फरवरी का है, तब तो बारिश नहीं होगी ना। तो ये ओपन सेंटेंस है। ये क्या है? ओपन सेंटेंस है। तो आप लिखोगे दिस नॉट अ स्टेटमेंट, क्या लिखोगे? नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। समझ में आ रहा है? ये ओपन सेंटेंस है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्या ये ओपन सेंटेंस है? ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये क्या था? ये इंपरेटिव था, ये भी इंपरेटिव था। इसको कमांड लिख सकते हो, इंपरेटिव लिख सकते हो। अब आगे देख लो 24। ओके, इफ a + b लेस देन 7, अगर a + b जो है वो 7 से कम है, यहाँ पर देख लेते, a + b जो है वो 7 से कम है, a + b लेस देन 7, a और b को प्लस करके 7 से कम वैल्यू आती है, यानी 6 5 4 3 2 कुछ आता है, और a 0 से बड़ा या इक्वल है, b 0 से बड़ा या इक्वल है, यानी a और b की वैल्यू 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, माइनस में नहीं होगा, तो a की वैल्यू 7 से कम होगी, a की वैल्यू 7 से कम होगी, एंड b की वैल्यू भी 7 से कम होगी। देखो a और b दोनों को प्लस करके 7 से कम आना चाहिए, 7 से, तो ऑब्वियसली a और b की वैल्यू 7 से कम होगी।
अगर ए और बी की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो उसका दोनों का टोटल भी 7 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये सही दिया है। तो इस सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखोगे कि दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, ये सही बात है भाई, क्योंकि ये 7 से कम ही होगा, दोनों ए और बी दोनों से 7 से कम होगा, दोनों 7 से कम होगा तभी तो दोनों का जो प्लस करेंगे 7 से कम आएगा, तो ये ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन देखोगे 25th है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, तो कैसे लिखोगे ऐसे कि दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे, इंटरोगेटिव की स्पेलिंग यहाँ बता देता हूँ, इंटरोगेटिव लिख लेना, इंटरोगेटिव, इसके लिए इंग्लिश वाले के लिए कैसे लिखोगे, देखो कि दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट नहीं होगा। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क से भी पता चलेगा क्या तुम्हें इंग्लिश आती है, और बाद में क्या लिखोगे, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन इंपरेटिव की जगह इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख देना। समझ में आ रहा है, ये स्पेलिंग यहाँ से देख लो, देखो यहाँ पर मैंने सब बता दिया है, सब एक ही साथ बताया मैंने, 17 अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके यहाँ से ये 18 है, ओके ये जो शॉर्ट में लिखा इस तरह से पूरा वाक्य बना के लिखो, 19 है, 20 वाला है, ये एक्सप्लेनेशन दिया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके ये बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही मेन है। फिर यहाँ पर ये 21 भी देखो मैंने आपको बताया, 21 और 22 का आंसर सेम ही रखना, दोनों भी इंपरेटिव कमांड है। 23 जो है ये ओपन सेंटेंस था, इट में रेन टुडे, अब ये टुडे बोला, आज बारिश हो सकती है, अभी मैंने समझा इसको सीधा ओपन, इट इज नॉट, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। और 14 वाला जो है, हाँ इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ए प्लस बी अगर 7 से कम है तो ए और बी दोनों 7 से कम होना चाहिए, यस ये स्टेटमेंट है और ये ट्रू है। और लास्ट जो 25 है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन है यानी इंट्रोगेटिव है, इसीलिए वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, यहाँ पर जो हमारा 1.1 है वो फिनिश हो चुका है। अब जो 1.2 है वो लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पहले तो 1.2 जो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, नॉट होता है और, एंड, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, ऐसे लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं जो कम से कम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, वो क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा आपको बेसिक्स में 1.2 के। फिर ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं इनके लिए ट्रुथ टेबल्स होते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा, बहुत मज़ेदार होता है, आपको बेसिक से बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और 1.2 आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, इजी लगेगा, और आने वाले सारे जो एक्सरसाइज इस चैप्टर के हैं वो बहुत इजी लगेंगे। बहुत सबसे इजी चैप्टर तो यही है पूरे मैथ्स का, और ये बहुत स्कोरिंग होता है, ठीक है। आपका जो पेपर पैटर्न मैंने बना के दिया हुआ है, इसकी लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे कॉमर्स के पूरे मटेरियल का, लेक्चर्स का, मैथ्स का सारी, तो हमने कॉमर्स का टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या तो दिनेश सर 1112C ऐसे सर्च करोगे तो ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम लोग कॉमर्स के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ है, PDF नोट्स है, मतलब हैंड रिटन सॉल्यूशन, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही जो अच्छे लेक्चर्स हैं, पसंद आ रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों में, कॉलेज के ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ो, ताकि मैं, अगर व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, आप लोग देखने वाले ज़्यादा होंगे। साइंस के बच्चे देखो 60,000 बच्चे साइंस के बच्चे देख रहे हैं, तो कॉमर्स के भी तो बच्चे होते हैं। बहुत रिक्वेस्ट किया मुझे कॉमर्स के बच्चों ने, इसलिए मैंने सीरीज चालू की कॉमर्स की। लेकिन अगर ये वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो मैं इतना मेहनत क्यों करूँगा, समझ में आ रहा है आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा कवर करके बहुत अच्छे से साइंस वालों की तरह कॉमर्स वालों के लिए भी इफर्ट डालूँ, तो आप इन वीडियोज़ को इतना शेयर करो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो, ताकि सभी को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखेंगे तो मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में।